हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्रों का सबसे पहले एक सिलेबस एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं और सिलेबस विश्लेषण के साथ साथ पाठ्यक्रम के विश्लेषण के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन समझते हुए, कुछ क्वेश्चंस देखते हुए यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इन कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स में यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न किस तरह का रहा है। हम यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस के अंतर्गत वे कौन से मुख्य विषय हैं जिन पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन से विषयों को थोड़ा सा कम पढ़ने पर भी हमारा काम चल जाएगा। इससे पहले कि आज का लेक्चर हम शुरू करें, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। दरअसल जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, या ये बात आप किसी भी तैयारी शुरू करने को लेकर लागू कर सकते हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो इसमें एक माइलस्टोन, एक बड़ा मील का पत्थर होता है उस एग्ज़ाम के नेचर को समझना, उसके सिलेबस को अच्छे से देखना और वह एग्ज़ाम किस तरह के क्वेश्चन हमसे करता है, क्या डिमांड हमसे रखता है, उसको पहले से समझना, उसके बाद में तैयारी शुरू करना। जब यह बात खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ आती है, जब वे तैयारी शुरू करते हैं, तो दरअसल क्योंकि हमारा परंपरागत शिक्षा का तरीका यह रहा है कि हम डायरेक्ट चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं और उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ना हमारा रिवीजन कल्चर होता है, ना हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने का कल्चर होता है, ना हमारा सिलेबस देखने का कल्चर होता है। तो जब आप बात करें तैयारी के दौरान अपनी रणनीति की, तो इसमें हालांकि हर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी में ये चीज़ें होती है कि हमें यूपीएससी के अंतर्गत पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है और सिलेबस का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। लेकिन तैयारी के दौरान, समय के दौरान हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारी यह स्ट्रेटेजी सिर्फ स्ट्रेटेजी ही बनकर रह जाती है। इस पर अमल हम नहीं कर पाते, इसको लागू अपनी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हम नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज़ाद आईएएस एकेडमी पर यह चीज़ शुरू करने की कोशिश की है। एक वीडियो समुद्र मंथन का आप देखते हैं कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम विश्लेषण आपके सामने लाया जा रहा है, जिसमें हम पेपर 1 को लगभग समाप्त करने की तरफ है और हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस क्वेश्चन को लिखने के अंदर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम उसको जज कर पाएं, उसे समझ पाएं। दूसरी तरफ यूपीएससी प्रीलिम्स का समुद्र मंथन भी हम लेकर आपके पास आ रहे हैं, जिसमें पॉलिटी को हमने शुरू किया है। पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस का विश्लेषण और उन क्वेश्चन को समझते हुए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 सीरीज आपके सामने निरंतर रूप से वीडियोस आपके पास आ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं इनको, और आपके कुछ कमेंट्स हैं कि सर इन सीरीज को निरंतर रखना है, लगातार रखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहें कि हमारी तरफ से ये वीडियो जब तक आपकी पूरा एनालिसिस खत्म नहीं हो जाता आते रहेंगे। लेकिन आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि क्या इस मील के पत्थर को पार करने में आप निरंतर रहते हैं, या आपके जो दोस्त हैं, जो हिंदी मीडियम का एक बहुत लेवल नीचे जाता जा रहा है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या उसको फेस करने के लिए हम तैयार हैं? तो इसकी ज़रूरत है कि आप भी हमारे साथ निरंतर बने रहें। अगर आप निरंतर बने रहेंगे, हम निरंतर एफर्ट करते रहेंगे, तो सफलता कहीं ना कहीं एक कदम हमारे नज़दीक आ जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से रेगुलर बेस पर ये एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, आप भी देखें और आपके जो दोस्त हैं जो इस तैयारी के अंदर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं इस एनालिसिस की कमी है, तो उन्हें भी अपने दोस्तों से ये चीज़ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। आइए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में हम चल रहे हैं और हमने देख लिया था भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याओं से जो पेपर 1 में क्वेश्चंस आते हैं उनका एक एनालाइज हमने कर लिया था। समाज की विशेषताओं से निरंतर क्वेश्चंस
हुए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है उस पर भी 5 सालों में हम देखते हैं कि निरंतर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। इसके अलावा और दूसरी चीजें भी जैसे गरीबी और विकासात्मक मुद्दे हैं, पिछले 5 सालों में 5 क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से ये जो संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसी चीजें हैं, यहाँ से भी रेगुलर क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसका विश्लेषण करने के बाद में हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस के तौर पर देखने थे कि यूपीएससी जो अपने सिलेबस को करंट से किस तरह से लिंक करता है, किस तरह से सिलेबस को आपस में इंटरलिंक करते हुए क्वेश्चंस करता है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम एक फ्रेमिंग करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले भी हमने बात की है, जब भी आप मेंस का या इवन प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आप देखते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखें कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन का जवाब भी बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में। पहली बात कि भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। हम देखते हैं कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक बड़ा रोल अदा करती है। तो यह सवाल पूछ रहा है कि क्या भारतीय समाज को समझने में, भारतीय संस्कृति को समझने में जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता अब समाप्त होती जा रही है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? देखिए, हम देख रहे हैं कि भारत में शहरीकरण जैसी चीजें लगातार बढ़ रही है, शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हम पर पश्चिमीकरण का प्रभाव है, पश्चिमीकरण का प्रभाव है। आधुनिक शिक्षा की यदि हम बात करें, आधुनिक शिक्षा को अगर हम देखना चाहें तो हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षित लोग भी जाति व्यवस्था जैसी चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। और इन सब के साथ में जो हम वैश्वीकरण की दुनिया में अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, तो वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण भी क्या भारतीय समाज कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को पीछे छोड़ रहा है, यह क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, इन सब के प्रभाव में कुछ चीजें तो हमें नजर आएंगी कि हाँ, हम जाति व्यवस्था को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जब हम बात करते हैं शहरी जीवन की, तो ठीक है, शहरी जीवन में हमें जाति व्यवस्था का जो समीकरण है वो चेंज होता हुआ नजर आता है। लेकिन भारतीय समाज की जब आप बात करते हैं तो आप पाते हैं कि भारतीय समाज का 2/3 भाग, भारत की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा तो गांवों में रहता है, अभी भी ग्रामीण समाज के तौर पर रहता है, अभी भी ग्रामीण समाज के तौर पर रहता है। तो और ग्रामीण समाज के बारे में हम अच्छे से भली बात ही जानते हैं कि वहां पर अभी भी परंपरागत जो चीजें हैं, जो रूढ़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं चली आ रही है, विद्यमान है। और जाति व्यवस्था तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से अभी भी परिपक्व अवस्था में नजर हमें आती है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा, सवाल क्या कह रहा है, उदाहरण सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। तो पहले तो आप ये बताएंगे, एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे कि जाति व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप भारत में किस तरह से प्रभावित हो रहा है। शहरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिक शिक्षा, वैश्वीकरण जैसी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय शहरों में या टियर 2, टियर 3 जैसे शहर भी है, उनको भी अलग तरह से प्रभावित करती है। और जाति व्यवस्था का जो परंपरागत स्वरूप है वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई में जाति व्यवस्था संकट में है या जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? संकट में तो हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन क्या इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? तो जब आप उदाहरण देना शुरू करेंगे तो किस तरह से शुरू करेंगे, यही है पहली बात। देखते हैं इसे कि भारत में जो ग्रामीण समाज है, हमारी जनसंख्या का आज भी 2/3 भाग को पूरा करता है। और यहाँ पर जाति व्यवस्था बनी हुई
नजर आती है, जाति व्यवस्था उपस्थित है, इसकी उपस्थिति है। दूसरी चीज अगर आप देखना चाहेंगे तो आज भी आप चाहे न्यूज़पेपर देखिए या वेबसाइट्स देखिए, शादी.com जैसी चीजें देखिए, या हम फिजिकली भी जो वैवाहिक संबंध बनाने की बात करते हैं उनमें भी जाति व्यवस्था को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वैवाहिक रिश्तों में जाति व्यवस्था को प्राथमिकता या जाति को प्राथमिकता। वैवाहिक रिश्ता जब आप शुरू करते हैं आज भी भारतीय समाज में, तो हम जाति को प्राथमिकता देते हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडियन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय समाज की स्थिति कहीं ना कहीं इस तरह की है कि हम अपनी बेटी को MBA तो कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर भी बने, सारे काम करे, समाज में आधुनिक नारी की तरह बने, लेकिन जब बात करने की बारी आए शादी की, तो शादी कहाँ पर करे? जाति के अंदर अपनी में शादी करे। तो इस तरह का कहीं ना कहीं पैराडॉक्स, अविरोधाभास सा हमें हमारे समाज में नजर आने लगा है। इसके साथ साथ अगर हमने बात की कि ग्रामीण समाज में अभी भी जाति व्यवस्था विद्यमान है, वैवाहिक रिश्तों में हम जाति व्यवस्था को या जाति को ज्यादा तवज्जो देते हैं। जाति आधारित रीति रिवाज भी हमारे समाज में वर्तमान में विद्यमान है। जाति आधारित रीति रिवाजों की उपस्थिति। आप देखते होंगे ब्राह्मण समाज में जनेऊ धारण करने का जो एक परंपरा रही है और उसके अंदर जो रिचुअल्स होते हैं, उसी तरह से अगर हम बात करें राजपूत समाज की, तो वहां पर भी हमें शस्त्र पूजन जैसी चीजें नजर आती है। तो हम अभी भी ये चीजें देखते हैं कि जाति आधारित रीति रिवाजों की उपस्थिति वर्तमान में भी भारतीय समाज में उपस्थित है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो है राजनीतिक दलों के द्वारा जातिगत राजनीति करना। अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई पर्टिकुलर जाति के लोग अधिक मात्रा में है, बहुसंख्यक हैं, अन्य की तुलना में ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा लोग वहां पर निवास कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक राजनीतिक दल उस जाति विशेष के लोगों को अपना निर्वाचन के लिए टिकट देते हैं। तो राजनीतिक दलों के द्वारा जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है और यह भी कहीं ना कहीं भारत में जाति व्यवस्था को निरंतर बनाए हुए रखने में एक अहम कारण मालूम होता है। दूसरी अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो भारतीय संविधान में SC, ST और OBC जैसी जातियों को, पिछड़ी जातियों को या सामाजिक रूप से जो निचले स्तर पर रहे हैं, उन लोगों को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। आरक्षण का प्रावधान इसी वजह से, क्योंकि भारत में, भारतीय संविधान में इन लोगों को आरक्षण का प्रावधान है ताकि ये अपने जीवन में सामाजिक स्तर पर सुधार कर सकें। इसी को देखते हुए बहुत सारी जातियां या जातिगत दल जो होते हैं उनके द्वारा आरक्षण की मांग की जाती रही है। और इस आरक्षण की मांग की जाती रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि जातिगत राजनीति कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई हमें दिखती है और इसका जाति का जो लक्षण है वो एक मजबूत रूप में भी हमें नजर आता है। अगर आप उदाहरण के तौर पर लेंगे आरक्षण की मांग को लेकर, तो हम समय समय पर देखते आए हैं, जैसे गुर्जर है, जाट हैं या
और पाटीदार हैं। इस तरह से बहुत सारी जातियों के द्वारा आरक्षण की समय समय पर मांग उठाई जाती रही है। तो ये चीजें हैं जो भारत में वर्तमान में भी जाति की प्रासंगिकता को बनाए हुए है और जाति की प्रासंगिकता अभी भी भारत में विद्यमान है। भले ही हमारे यहाँ पर संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण के कारण शहरों में कुछ स्थितियां चेंज हुई हैं। तो अब कंक्लूड करते हुए हम क्या कहेंगे कि यह बात सही है कि आधुनिकीकरण, आधुनिक शिक्षा, पश्चिमीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के संदर्भ में यदि हम भारतीय शहरों की बात करें तो जातियों की प्रासंगिकता हमें कम होती हुई, परंपरागत रूप से कम होती हुई नजर आती है। परंतु वर्तमान में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जाति की प्रासंगिकता भारत में विद्यमान है, यद्यपि इसका स्वरूप चेंज होता हुआ आ रहा है। जिस तरह से पहले के समय में जाति व्यवस्था रही थी उस स्वरूप में अब चेंज आ गया है। अब जाति व्यवस्था कमजोर जरूर हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। समाप्त हम इसको नहीं कह सकते। आर्थिक स्थितियों के अनुसार जातियों में चेंजेस आने लगा है, परिवर्तन होने लगा है। इस तरह का एक पॉजिटिव सा और बैलेंस्ड निष्कर्ष आप देंगे और अपना क्वेश्चन खत्म करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं? जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक प्रभाव की बात कर रहा है प्रमुख शहरों में, क्योंकि आईटी उद्योग हम देखेंगे तो ज्यादातर बड़े शहरों में ही इनकी स्थापना होती है। तो इनकी स्थापना से, विकास से उत्पन्न होने वाले, इनका जो विकास हो रहा है भारत में निरंतर, उससे भारतीय समाज पर क्या आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ रहे हैं? दो चीजें हमें यहाँ पर दो तरह से देखनी है। एक तो इसे हम बांट लेंगे, सामाजिक प्रभाव किस तरह से पड़ रहे हैं, और दूसरा हम इसे बांट लेंगे आर्थिक प्रभाव। इससे बियॉन्ड जाते हुए भी आपको दो तरह से और चीजों को देखना है। इस क्वेश्चन को हम ज्यादा तवज्जो देंगे सकारात्मक रूप से, जो सकारात्मक प्रभाव हमारे यहां पर हो रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव। और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे। तो क्वेश्चन को खत्म करने से पहले, जस्ट पहले, हम एक पैराग्राफ में नकारात्मक बिंदुओं की भी बात यहाँ पर करेंगे ताकि हमारा आंसर एक बैलेंस्ड लगे। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा ध्यान हमें देना है वो सकारात्मक परिवर्तनों की तरफ ही देना है। तो सामाजिक प्रभाव क्या होगा? देखिए, शहरों की बात हो रही है और आईटी उद्योग की बात हो रही है कि शहरों में जो आईटी उद्योगों की स्थापना हो रही है उससे विकास के चरण में किस तरह के प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहे हैं। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बात की, शहरों में क्या हो रहा है, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की उपस्थिति है। इससे जो परंपरागत सामाजिक ढांचा है, परंपरागत सामाजिक ढांचा, इसमें परिवर्तन आ रहा है। उदाहरण के तौर पर जाति व्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में कमजोर हो रही है, ठीक है, या वर्णाश्रम जैसी व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर हुई है। दूसरी बात अगर हम करें, क्योंकि शहरों में नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कंपैरेटिव मोड पे अगर हम देखें तो गरीबी जैसे तत्व ज्यादा नजर आते हैं, तो शहरों की ओर पलायन हमें नजर आता है, शहरों की ओर पलायन। और यानी शहरों की जनसंख्या में कहीं ना कहीं आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे एक चीज हो रही है कि जो संयुक्त परिवार थे अब किस तरह के परिवार बनने लगे हैं, एकल परिवार में परिवर्तित होने लगे हैं।
क्योंकि गांव में जो व्यक्ति अपने संपूर्ण संयुक्त परिवार के साथ रहता था, जब वो शहर की ओर पलायन करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर शहर में रह सकता है, अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। इस तरह से संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार की अवधारणा ज़्यादा प्रचलित हो रही है। जाति व्यवस्था, सामाजिक परंपरागत ढांचा आपने देखा कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो हमने कहा कि जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। इसके अलावा जब जाति व्यवस्था कमजोर होगी तो क्या होगा, अंतर जातीय विवाह का प्रचलन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अंतर जातीय विवाह का प्रचलन बढ़ेगा। इस तरह के सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भोजन की आदतों में परिवर्तन हो रहा है। भोजन की आदतों में परिवर्तन, जहां गांवों में हम परंपरागत भोजन को ज्यादा प्रेफर करते थे, वहीं पर अब हम देखते हैं कि पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज जैसी चीज़ों ने हमारी आदतों में ये चीज़ें शुमार हो चुकी हैं, शामिल हो चुकी हैं। तो भोजन की आदतों में बदलाव हुआ है। तो इस तरह के सामाजिक बदलाव हमें देखने को मिले हैं। वहीं पर कुछ आर्थिक बदलाव भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी जब कोई बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश होती है, बड़ी कंपनी की स्थापना होती है, तो उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें उसके आसपास में बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले लोगों की जो दैनिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की आवश्यकता होती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, नए नए रोजगारों का सृजन होता है। तो पहली बात क्या होगा, अगर कोई नई कंपनी भी खुलेगी तो भी नए रोजगारों का सृजन होगा, नए रोजगारों का सृजन। दूसरी बात, जो नए स्वरोजगार हैं, जो बाहर उस कंपनी के बाहर लोग अपना एक रोजगार स्थापित कर लेते हैं, तो स्वरोजगारों को बढ़ावा मिल जाता है। तीसरी बात, अगर हम देखें आईटी उद्योग से जोड़ते हुए अगर हम ज़्यादा देखें तो हम देखेंगे कि इन उद्योगों के प्रभाव में भारत में स्टार्टअप जैसी जो एक संस्कृति है वह डेवलप हुई है। हर व्यक्ति अपनी एक कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर डिजिटल वर्ल्ड में। तो हम क्या देख रहे हैं, स्टार्टअप संस्कृति का प्रचलन होने लगा है, प्रचलन बढ़ रहा है। स्टार्टअप संस्कृति का प्रचलन हमारे समाज में बढ़ने लगा है। तो ये आर्थिक रूप से चीजें क्या हुई हैं, बेहतर हुई हैं। इन सब के साथ में अगर हम बात करें, जैसे ही सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो सामाजिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर भी या प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है। किस तरह से बढ़ी है, हम ई गवर्नेंस लेकर आ चुके हैं। इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, फेसलेस ट्रांजैक्शंस ज्यादा होने लगे हैं। आरबीआई अब डिजिटल करेंसी की बात करने लगा है। इससे चीजें स्मूथ होगी और इसके साथ साथ क्या होगा, भ्रष्टाचार जैसी चीजों में कमी आएगी। भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो इन सब से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी तो हमारा जो कल्याणकारी स्वरूप है राज्य का, वह बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। इससे क्या होगा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच हो पाएगी, योजनाओं की पहुंच हो पाएगी। उससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। और जब कोई देश या कोई समाज समावेशी विकास की तरफ बढ़ता है तो अपने आप उसका आर्थिक विकास सुनिश्चित होना शुरू हो जाता है। तो यह भी कहीं ना कहीं सकारात्मक आर्थिक प्रभावों में हम इसे जोड़ सकते हैं। फिर कुछ इतने सारे सकारात्मक प्रदर्शनों के साथ, प्रभावों के साथ साथ जब हम कुछ नजर डालते हैं नकारात्मक प्रभावों पर, तो वो भी हमें परेशान करते हुए प्रतीत
होते हैं और कहीं ना कहीं उनका समाधान करना हमारे लिए आवश्यक प्रतीत होता है। नकारात्मक तत्वों में अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि जिस तरह से शहरों में ये पलायन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, गांवों से शहरों में जो ये पलायन हो रहा है, इसकी वजह से होगा यह है कि शहरों में मलिन बस्तियां जो स्लम्स होती है उनका उदय होता है, उनका निर्माण हो जाता है, वहां पर वह एक अव्यवस्था सी जन्म लेना शुरू कर देती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनके कारण गंदगी जैसी चीजें भी होती है, क्योंकि यह एक अव्यवस्थित रहने की जगह होती है और क्या कहे अवैधानिक तरीके से जो लोग रहना शुरू कर देते हैं सड़कों पर या एक किसी क्षेत्र में अपनी झोपड़ियां लगाकर, उनकी भी मजबूरी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें इससे खराब भी होना शुरू होती है। तो इनका एक ध्यान देना, इस तरफ भी ध्यान देना, उनको स्थापित करना सही तरह से, वो भी जरूरी है। इसी तरह से अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार से अलग होकर एकल परिवार शहरों में रह रहे हैं, तो जो इस परिवार के वृद्ध लोग हैं उनकी सुरक्षा की समस्या आ जाती है। तो यह भी एक बड़ी समस्या है कि गांवों में जो हमारे वृद्ध लोग बचे हुए हैं उनको किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, उनकी जो समस्याएं हैं किस प्रकार उन्हें दूर किया जाए। इसके अलावा जो अक्सर यह भी हम देखते हैं कि जो पुरुष होता है वह नौकरी की तलाश में या रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ आ जाता है। अब ग्रामीण इलाकों में नारियां बच गई और हम देखते हैं कि हमारी जो भारत में जो कृषि है वह भी ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि कृषि का नारीकरण होना शुरू हो चुका है। कृषि का नारीकरण होने के साथ साथ कृषि में नवाचार जैसी स्थितियां भी कम उत्पन्न अब होने लगी हैं। फिर अगर हम बात करें तो प्रदूषण लगातार शहरों में बढ़ता जा रहा है और अपराध की घटनाएं भी इससे निरंतर रूप में बढ़ती हुई नजर हमें आती है। तो ये सब चीजों का समावेश करते हुए पहले कुछ सकारात्मक प्रभावों की बात करेंगे जिन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं या एक ही बार में बारी बारी से पॉइंट बनाकर इन प्रभावों की चर्चा कर सकते हैं। अंत में नकारात्मक परिदृश्य भी देते हुए एक बैलेंस्ड निष्कर्ष से इसको हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बैलेंस्ड इसे इस तरह से करेंगे कि जो सकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहे हैं इन्हें निरंतर रखते हुए जो समस्याएं इससे उत्पन्न हो रही है उनका समाधान करने की भी हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम समावेशी विकास की तरफ और हमारे आर्थिक विकास की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या भारत में विविधता, हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज एक विविध समाज है और बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। तो भारत की विविधता और भारत में जो बहुलवाद है, हर तरह के लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो निर्जातीय रूप से आप देखें, चाहे वो धार्मिक रूप से आप देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, किसी भी एंगल से देखेंगे तो भारत विश्व के हर विशेषता को अपने अंदर समावेश किए हुए हमें नजर आता है। तो क्या भारत में जो विविधता एवं बहुलवाद है वह वैश्वीकरण के कारण संकट में आ रहा है या संकट में आ चुका है? तो उसका हमें क्या देना है, उत्तर देना है। संकट की ये बात कर रहा है, इसका मतलब हमें नकारात्मक बिंदुओं पर थोड़ा सा ध्यान दिलाने की जरूरत होगी और नकारात्मक के साथ साथ हम यह भी बताते चलेंगे कि इसका फायदा क्या हो रहा है। इसको हम इस तरह से देखें कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो भारत के समाज पर हो रहा है उसकी यह बात कर रहा है कि वैश्वीकरण पर का जो प्रभाव है उसकी वजह से क्या हमारी संस्कृति खतरे में आ रही है, क्या भारतीय विविधता खतरे में है या क्या भारत का बहुलवाद खतरे में है। तो वैश्वीकरण का मतलब आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण के अंतर्गत अगर हम सीधी सी बात करें प्रत्यक्ष रूप से तो हम कहेंगे कि आर्थिक गतिविधियां
सीमा रहित बनाने की कोशिश की जाती है। बिना सीमा के, सीमाएं उनके लिए खोल दी जाती है आर्थिक गतिविधियों के लिए, व्यापार के लिए, आयात निर्यात के लिए। तो इससे क्या सिर्फ इतना ही आर्थिक प्रभाव पड़ता है? हम देखते हैं कि वैश्वीकरण से हमारे सामाजिक संरचना भी प्रभावित होती है, सामाजिक प्रभाव भी पड़ते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हमें देखने को मिलता है। तो एक तरह से ओवरऑल हम प्रभावित होते हैं जब किसी दूसरे देश का समाज हमसे क्या होता है, टच में आता है, या हमसे उसका एक संक्रमण होता है, तो बहुत सारी चीजें हम भी उन्हें प्रभावित करते हैं और वो भी हमें प्रभावित करते हैं। तो ये सवाल यही पूछ रहा है कि ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से हम प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं, क्या भारत की संस्कृति जो एक यूनिक संस्कृति थी, क्या उस पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? तो हम नकारात्मक के रूप में बिल्कुल कुछ चीजों पर तवज्जो दिलाएंगे, जैसे अंग्रेजी का प्रभाव हम पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव, इससे क्या हो रहा है, हमारे क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वह कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पर आने लगी हैं। दूसरा, भारत के जो परंपरागत भोज्य पदार्थ थे, परंपरागत भोज्य पदार्थ, इनका स्थान किसने ले लिया है? पिज्जा ने ले लिया है इनका स्थान, बर्गर ने ले लिया है, या इटालियन फूड, थाई फूड, अमेरिकन फूड, इन चीजों ने इनका स्थान वैश्वीकरण के कारण कहीं ना कहीं ले लिया है, क्योंकि विदेशी कंपनियां, विदेशी चीजें हमारे यहाँ पर अब अपना स्थान बनाने लगी हैं व्यापार के चलते, और वही व्यापार, वही चीजें हमें सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करती हुई नजर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें पहनावे का, तो पहनावे पर भी चीजें चेंज हुई है। जो हमारा धोती कुर्ता जैसी चीजें थी, वह अब किसने ले ली है? जीन्स, टॉप, इन चीजों ने उसका स्थान लेना शुरू कर दिया है। तो ये कुछ नकारात्मक चीजें हैं। पाश्चात्य वस्त्रों का स्थान हमारा क्या हो गया? हमारे परंपरागत वस्त्रों के स्थान इन्होंने ले लिया है। फिर अगर हम बात करें हमारी कला पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कला पर प्रभाव, जहां पर हम पहले शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य की बात करते थे, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, वहीं पर अब क्या आ गया है? अब पॉप आ गया है। जो पॉप म्यूजिक है, पॉप डांस है, हिप हॉप है, साल्सा है, इस तरह की चीजें अब हमारे यहाँ पर ज्यादा प्रचलित होना शुरू हो गई है। फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें, फेस्टिवल्स, उत्सवों की अगर हम बात करें, तो अब हम पाश्चात्य, पश्चिम के उत्सवों को ज्यादा मनाना शुरू कर चुके हैं, जैसे फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे। तो इस तरह की चीजें हमारी संस्कृति में प्रसारित होना शुरू हो गई है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सारी नकारात्मक चीजें ही हैं? क्या हम विश्व के दूसरे देशों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, या इन चीजों के प्रभाव से और भारतीय तत्वों के मिश्रण से नई चीजों का जन्म नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर हमें सिर्फ नकारात्मक ना होते हुए, क्योंकि वैश्वीकरण वर्तमान में एक अनिवार्यता की तरह बन चुकी है। ठीक है, हमने 1991 में जो आर्थिक सुधार किए, उसमें एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसमें ग्लोबलाइजेशन को हमने शुरू किया, लेकिन यदि वर्तमान की स्थिति की हम बात करें, अगर उन नीतियों को हम चेंज करने की कोशिश भी करें तो लगभग नामुमकिन सा हमें नजर आता है। और अगर हम चेंज कर भी दें तो भी वर्तमान में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंटरनेशनल जो गूगल है, इनके द्वारा हम विश्व से इतना जुड़ चुके हैं कि अब हम अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते। हम उन्हें प्रभावित करते हैं, वे हमें प्रभावित करते हैं। तो वैश्वीकरण का प्रभाव तो होगा ही, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे तत्वों से और विश्व के दूसरे तत्वों से मिलकर बहुत सारी क्रिएटिव चीजें, बहुत सारी संरचनात्मक कार्य भी
अस्तित्व में आए हैं। आइए देखें उनको क्या है ये चीजें। तो जब हम बात करते हैं सकारात्मक बिंदुओं की या सकारात्मक प्रभावों की, तो उनको किस तरह से देखेंगे। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी भाषा का प्रभाव इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं भोज्य पदार्थों की, तो ठीक है कि पाश्चात्य भोजन है, लेकिन इसमें जो इंडियन टच आने लगा है ना, भारतीय तत्वों का मिश्रण, इसने इन्हें और अधिक लोकप्रिय बनाया है। भारतीय तत्व कैसे, आप पाश्चात्य लोगों को देखेंगे तो वो मसालों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। भारत में मसालों को अच्छी खासी तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ पर इन तत्वों में जैसे हम बात करें, अगर थाई फूड हो गया या इटालियन हो गया या अमेरिकन हो गया या पिज्ज़ा बर्गर चाइनीज़ फूड हो गया, इनमें भारतीय मसालों को ऐड किया गया है। इससे ये अधिक स्वादिष्ट और अधिक लोकप्रिय बनकर हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा जहाँ पर पाश्चात्य लोगों में ज्यादातर क्या था, मांसाहार जैसी चीजें थी, यहीं पर भारतीय तत्वों में शाकाहार का प्रभाव भी इनमें बड़ा है। शाकाहार का प्रभाव, इसी पर हम देखेंगे भारतीय संस्कृति ने विश्व को शाकाहार संस्कृति से परिचित करवाया है या ज्यादा अधिक उन पर वजन डाला है, ज्यादा अधिक उनको इससे प्रभावित किया है। शाकाहार संस्कृति को बढ़ावा ये किसने दिया, ये भारतीय संस्कृति का प्रभाव है कि विश्व के अन्य देशों में भी शाकाहार जैसी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। ये हो गई व्यंजनों की बात। अगर हम बात करें पहनावे की, जींस और टॉप की, तो इसमें अगर समन्वय देखना चाहें हम, तो आप देखेंगे कि भारत का कुर्ता और पश्चिम की जींस जैसा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है। कुर्ता जींस, इस तरह की चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो एक नई तरह की चीजें हुई है। शर्ट और लुंगी का कॉम्बिनेशन भी हम देखते हैं, शर्ट और लुंगी जैसी चीज साउथ में आप चले जाइए तो ये चीज आपको आमतौर पर देखने को मिलती है। फिर अगर आप बात करते हैं पश्चिमी, ये जो पॉप म्यूजिक और पॉप डांसेस होना शुरू हो गए, और हमारे यहाँ पर जो संगीत और नृत्य शास्त्रीय तौर पर होते थे, इनका समन्वय किस तरह से हुआ, इनका समन्वय हुआ इंडियन पॉप डांस के रूप में। इंडियन पॉप संगीत एंड नृत्य का उदय। तो पश्चिमी डांस और पश्चिमी म्यूजिक के साथ मिलकर इंडियन डांस और इंडियन म्यूजिक ने एक नया कल्चर शुरू किया, इंडियन पॉप म्यूजिक और इंडियन पॉप डांस जैसी चीजों की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसके अलावा विदेशों में जिस तरह से हमारे यहाँ पर फ्रेंडशिप डे और वैलेंटाइन डे जैसी चीजें मनाई जाती है, वहीं पर वर्तमान में हम देखते हैं कि विदेशों में भी भारतीय त्योहारों को अच्छी तरह से मनाया जाता है, ब्रॉड वे में मनाया जाता है, खासकर उन देशों में जहाँ पर NRIs की, भारतीयों की संख्या ज्यादा है, जैसे होली दिवाली जैसी चीजों को वहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से मनाने का काम होता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात, योग तथा आयुर्वेद जैसी चीजों को विश्व में प्रसिद्धि मिली है। आयुर्वेद को वैश्विक स्वीकृति मिली है और विश्व में इनका प्रचलन बढ़ा है, इनकी मान्यता बढ़ी है, इनका एप्रिसिएशन होना शुरू हुआ है। तो इन चीज़ों ने विश्व को भी प्रभावित कहीं ना कहीं किया है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत की बहुलवादी संस्कृति, भारत की विविधता वैश्वीकरण के कारण संकट में है, बल्कि भारत की संस्कृति विश्व को भी प्रभावित कर रही है और विश्व से प्रभावित भी हो रही है और एक अपने नए स्वरूप को ग्रहण करना शुरू इसने किया हुआ है। तो ये था हमारे 3 क्वेश्चनों का डिस्कशन। फिर अब हम बात करने वाले हैं आज भारत एवं विश्व के भूगोल का जो टॉपिक रहता है हमारे सिलेबस में, उसके बारे में। क्या है ये अंतिम टॉपिक है पेपर 1 को लेकर। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उनमें हम बात करेंगे
पेपर 2 की, जीएस पेपर 2 की, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण और उनके क्वेश्चंस की ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके अगर क्वेश्चंस की हम बात करें, और ये इसका सिलेबस है, एक टेबल फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। यदि आप ओवरऑल बात करें तो आप 8 क्वेश्चंस इसमें से, लगभग 20 में से 8 क्वेश्चंस आप इसमें से देखते हैं। 7 भी आए हैं पिछले ईयर्स में, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार भूगोल से 8 क्वेश्चन और लगभग 100 नंबर कैरी किए हुए ये 8 क्वेश्चंस रहते हैं। आप देख रहे हैं 95, 95, 100, 85 और 85। तो पिछले 3 सालों से लगभग 100 नंबर यह कैरी करता है। जब हम बात करते हैं भूगोल की, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें एक चीज होती है पर्यावरण। भूगोल के क्वेश्चंस आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखेंगे कि पर्यावरण के मुद्दे उसमें शामिल होते हैं, और पर्यावरण हम लेते हैं पेपर 3 में, ठीक है। लेकिन पेपर 1 में जो भूगोल का पोर्शन है वह बिल्कुल श्योर पर्यावरण से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसका तत्व इसमें शामिल जरूर होता है। जब हम इसके प्रश्नों की प्रकृति की बात करेंगे तो ये चीज हम उसमें देखने की कोशिश जरूर करेंगे। अब बात करें सिलेबस की, तो पहला है भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल की विशेषताओं के बारे में हमें पूछा जा सकता है। 2022 में 35 मार्क्स के 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, और 5 सालों में हमने देखा है कि 9 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। 5 सालों में 9 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर हो जाती है। फिर हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, वैश्विक भी और भारतीय भी। ज्यादा तवज्जो भारतीय प्राकृतिक संसाधनों को भी हमें देनी है, और विश्व के भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर भी हमें नजर बनाए रखनी है। यदि हम बात करें तो पिछले 5 सालों में 8 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। भारत एवं विश्व में उद्योगों को स्थापित करने वाले कारक, स्थापित करने में प्रभावित करने वाले कारक क्या है, यहां से भी कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस हैं। महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, जिसमें भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी को स्पष्ट रूप से बताया गया है, यहां से भी आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फिर हम बात करें भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, तो लगातार एक क्वेश्चन पिछले 5 सालों में यहां से भी हमें देखने को मिल रहा है। मैं एक बात कहूंगा, आपको लग सकता है कि भूगोल एक परंपरागत विषय है, इसमें कुछ करंट अपडेट्स नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण का तत्व ऐड होता है, तो भूगोल के पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि करंट रिलेटेड क्वेश्चन, करंट लिंक उसमें जरूर होता है। इसके अलावा यूपीएससी का ये एक तरीका रहा है कि वो सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक की जगह इंटरलिंकिंग करना भी पसंद करती है। तो हमें क्वेश्चंस उस तरह से अप्रोच हमारी बनानी है कि हम सिलेबस को कवर करते हुए आपस में उन्हें इंटरलिंक किस तरह से कर पाएं। तो ये आपके सामने सिलेबस एनालिसिस था, इसके कुछ क्वेश्चंस जो हमें देखने हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपको कौन सा किस तरह से पढ़ना है, तो देखिए भौगोलिक विशेषताएं तो आपको देखनी ही है, पूरी तरह से देखनी है, ठीक है। और इनको भी जो भौतिक घटनाएं हैं, भूभौतिकी घटनाएं हैं, इनके बारे में भी आपको संपूर्ण ज्ञान रहेगा, तो ज्यादा बेहतर स्थिति में आप होंगे। उद्योगों को स्थापित करने वाले कारक, अब वो वैश्विक हो या भारतीय हो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और एक बार तो आपको पूरा अच्छे से चीज़ों को देखना है। इन चीज़ों में अगर हम देखें, या इनमें भी या किसी में भी ज़्यादातर करंट अपडेट रहता है, करंट अफेयर्स अपडेट रहता है। तो करंट अफेयर पर नजर रखते हुए उस पर हमेशा अपनी पकड़ बनाए हुए यदि हम इन चीजों को लिंक करते हैं, तो हमें हमारे क्वेश्चन की डायरेक्शन नजर आने लगती है, ठीक है। यह सिलेबस था जिसकी हमने बात कर ली है।
इसके कुछ क्वेश्चंस जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको कोशिश करना है इनको लिखने की, इनकी फ्रेमिंग करने की, और अगले वीडियो में तो हम इन पर आराम से अच्छे से बात करने ही वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। तो ये अगर आप कहें कि इसमें पर्यावरण ऐड नहीं है, तो आप देखेंगे कि वर्तमान में जो वैश्विक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की जो बात हो रही है, वैश्विक तापन की, ग्लोबल वार्मिंग की जो बात हो रही है, उससे हिमालय के हिमनदों के पिघलने का जो स्पीड है वो तेज हुई है। तो जब ये पिघलेंगे तो इसके प्रभाव किस तरह से हमारे ऊपर पड़ेंगे वो चीज हमें बतानी है, ठीक है। फिर बात करें, वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। कि वर्तमान में जो लौह एवं इस्पात उद्योग है, कच्चा माल जहां से होता है वहां से दूर स्थापित किए जा रहे हैं, इसके क्या कारण हैं। जबकि हम देखते हैं कि लौह एवं इस्पात उद्योग जैसी चीजें कच्चे माल के नजदीक स्थापित होती थी। तो इसका क्या कारण है ये भी आपको देखना है। 2020 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूरी तरह से पर्यावरण पर आधारित लेकिन भूगोल का क्या है, वैश्विक तापन के प्रवाल जीवन तंत्र जो कोरल रीफ्स होते हैं उनकी बात है कि प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आप कोशिश कीजिए इनको लिखने की, इनको सोल्व करने की, इनका ट्रेंड समझने की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी बातें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम कमेंट्स को कंसिडर करते हैं। तो अपने जो भी आपके सजेशंस हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट्स में लिखें, हम आपके कमेंट्स को तवज्जो देते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।